हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर वीक 1 के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारा डेली क्विज चल रहा है, डेली सीरीज जो है करंट अफेयर्स क्विज का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यूबसेट स्टैंडर्ड विच इज़ ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। सो बेसिकली क्यूबसेट क्या है? क्यूबसेट जो है ये स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्पेस इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 है, फॉर अ मॉन्यूमेंट और साइट टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इट मस्ट बी एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम बात करते हैं इस एक्ट की, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, सो इस एक्ट के तहत जो है कोई भी जो मॉन्यूमेंट है उसको इसके अंडर कब रखा जाएगा? अगर वो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए वो मॉन्यूमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, National Mission on Cultural Mapping is administered by the Ministry of Culture and executed under the guidance of the इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये बेसिकली ये मिशन है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? इसको एडमिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और एग्जीक्यूट ये किसके अंडर हो रहा है, किसके गाइडेंस में हो रहा है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, बिकॉज हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है बिल्कुल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो ऑप्शन सी है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, regarding the Armed Forces Special Powers Act 1958 consider the following statements। so Armed Forces Special Powers Act जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। so स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 की बात करें, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशंस डिक्लेयरिंग सर्टेन एरियाज एज डिस्टर्ब्ड ग्रांटिंग द आर्म्ड फोर्सेज अथॉरिटी अंडर एफ्सपा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इशू नहीं करती नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये राइट है, ना कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को। यहाँ लिखा है ओनली यूनियन गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट। सेकंड है, फॉर द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूज पीरियोडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए एंड नागालैंड के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया का जो बेसिकली इशू किया है, नोटिस इशू किया है। सो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया है किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए, नागालैंड के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, एन एरिया डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड रिमेन्स अंडर दिस स्टेटस फॉर 3 months कॉन्टीन्यूसली अंडर द डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी एरिया जो है इस एक्ट के तहत लगातार 3 महीने तक डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया जा सकता है, रह सकता है। और डिस्टर्ब्ड एरियाज में कौन से एक्ट के तहत? डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976 के तहत। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 and 3 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को राइट नहीं होता, ये स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सके। सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा हमारा ओनली 2। सो ओनली 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ओनली 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the official development assistance consider the following statements। so यहाँ पे official development assistance से related statements हैं। statement 1 की अगर हम बात करें, official development assistance refers to financial aid provided by donor countries exclusively for emergency relief during natural disasters in poorer nations। so यहाँ पे statement 1 हमारी बिल्कुल incorrect है, because ये जो है official development assistance इसमें financial aid provide की जाती है और donor countries basically donate कब करते हैं, donate किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बेसिकली ये जो किया जाता है ये डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, डेवलपमेंट फॉर पुअर नेशंस। सो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ना कि एमरजेंसीज में, ना कि एमरजेंसी रिलीफ के लिए किया जाता है नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए पुअर नेशंस में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज अ की मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन विद इन द ODA फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे
जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। फर्स्ट चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वर्ल्ड बैंक का पार्ट है एंड ये जो है ODA फ्रेमवर्क के अंडर ही आता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा ओनली 2। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। ओनली 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो स्टेटमेंट 1 है इंडिया रैंक्स अमंग द लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक जो है वो कितनी रैंक आई है, इंडिया की आई है 39 रैंक आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। आउट ऑफ 133 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। तो इंडिया जो है ये लोवेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोवेस्ट इसमें नहीं है, ये लोवेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में नहीं आ रहा है इंडिया, बिकॉज इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली वो 39th रैंक है आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। और इंडिया की अगर हम अच्छा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे, इंडिया एलोकेट्स अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ इट्स GDP टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इंडिया का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे GDP का हम 2% नहीं, GDP का हम 1% जो है वो अभी बेसिकली किस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग अभी जो एलोकेट करता है। अब जब बजट रिलीज़ हुआ था बेसिकली इस साल का, तो उसमें क्या है कि 1% जो है हम कहाँ खर्च करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो हमारा GDP का 1% जो है किस में जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2% यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना कि लोवेस्ट कंट्रीज़ में आ रहा है। सो इंडिया लोवेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में नहीं आ रहा है। इंडिया 2% नहीं 1% अपना GDP का किस में खर्च करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई भी नहीं, आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूथेनेसिया पॉलिसीज़ इन वेरियस कंट्रीज़। सो यूथेनेसिया पॉलिसीज से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 देखते हैं, नीदरलैंड्स अलाउ बोथ यूथेनेसिया एंड असिस्टेड सुसाइड फॉर दोज विद अनबियरेबल सफरिंग विद नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नीदरलैंड में जो है एक तो दोनों टाइप्स की यूथेनेसिया जो है वो अलाउ है, एक पैसिव यूथेनेसिया होता है एंड एक्टिव यूथेनेसिया होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है एंड एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है। सो यहाँ पे नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही यूथेनेसिया अलाउ है एंड अगर कोई मतलब वो बेसिकली हेल्प करते हैं, अगर कोई जीना नहीं चाहता या उनकी ऐसी हेल्थ हो गई है और इम्प्रूवमेंट की कोई भी चांसेस नहीं है, सो ऐसे में नीदरलैंड वहाँ के लोगों को सुसाइड जो है वो अलाउ करता है। सो अनबियरेबल सफरिंग विद नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये अलाउ है नीदरलैंड में, दोनों टाइप की यूथेनेसिया अलाउ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट है, स्विट्जरलैंड प्रोहिबिट्स यूथेनेसिया बट परमिट्स असिस्टेड डाइंग विद द डॉक्टर्स प्रेजेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि स्विट्जरलैंड में प्रोहिबिट है यूथेनेसिया, तो प्रोहिबिट है, बट वहाँ पे परमिशन है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ डॉक्टर की प्रेजेंस में खुद इंसान अगर नहीं जीना चाह रहा है तो उसको, या उसकी ऐसी अब चांस नहीं है कि वो ज़िंदा रह सके या सिर्फ बेड पे है, तो ऐसे में वो अगर चाहे तो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। सो ये जो है स्विट्जरलैंड में अलाउ है, बट यूथेनेसिया अलाउ नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन इंडिया इंडिविजुअल्स कैन नॉट चूज यूथेनेसिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इंडिया की मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी, इंडिया में भी यूथेनेसिया अलाउ है, बट यहाँ पे शॉर्ट है इंडिया में कि एक्टिव यूथेनेसिया इंडिया में अलाउ नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया अलाउ है। सो इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया अलाउ है बट एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया में इंडिविजुअल्स जो है वो यूथेनेसिया अलाउ नहीं है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड हमारी करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। सो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 14th नवंबर टू प्रोमोट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि डायबिटीज़ डे जो है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल 14th नवंबर को होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और अगर हम इस साल की बात करते हैं 2024 की, सो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या था, थीम जो था वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का 2024 का वो क्या था, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग
गैप्स। सो ये थीम था, थीम याद होनी चाहिए आपको, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम था 2024 का। सो यहाँ स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डायबिटीज़ इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इन द पैनक्रियाज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज डायबिटीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे यहाँ पूछ रहे हैं करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। सो ओनली 1 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, बिकॉज डायबिटीज़ हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती है, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे होता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। एंड इस साल का जो थीम था वो क्या था, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स। सो यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। 14 नवंबर इस साल की थीम क्या थी, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, एंड 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो ये सारे फैक्ट्स कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेट ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है, ओनली 1 करेक्ट पूछ रहे थे। सो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रगति प्लेटफॉर्म। सो प्रगति प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, प्रगति इज अ मल्टी मॉडल ICT प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू एनहांस ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ हमारी बिल्कुल करेक्ट है। प्रगति जो है एक मल्टी मॉडल ICT प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है, किसके अंडर लॉन्च हुआ है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर, एनहांस करने के लिए ई ट्रांसपेरेंसी को एंड ई अकाउंटेबिलिटी को गवर्नेंस में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द प्लेटफॉर्म यूजेस अ डिजिटल डैशबोर्ड एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस रिव्यूज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू मॉनिटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड रिजॉल्व पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, प्रगति सपोर्ट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एनकरेजेस द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। प्रगति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही सपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट्स में एनकरेज करेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा ऑल 3। सो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 है, द रूल्स इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप्स एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स विद इन देयर एम्बिट। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस रूल में वैक्सीनेशन कैंप्स एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स जो आता है इसके अंडर आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रूल्स मैंडेट द यूज़ ऑफ कलर कोडेड बिन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, द रूल्स मैंडेट द यूज़ ऑफ बार कोडिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS सिस्टम फॉर ट्रैकिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, उससे रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन केसेस इन्वॉल्विंग कैपिटल पनिशमेंट एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंसेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द पावर टू ग्रांट पार्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही डिसीजन ले लेंगे, इसके लिए भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की ज़रूरत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे वही प्रेसिडेंट को करना होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्डन जो कर सकते हैं प्रेसिडेंट वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं वही डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट अ पार्डन टू इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड अंडर स्टेट लॉज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये प्रेसिडेंट का नहीं होता, ये गवर्नर का होता है स्टेट लॉज के अंडर, गवर्नर का अंडर आर्टिकल 161। सो गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 जो है ये स्टेट लॉज के अंडर किसी को भी, ये जो पार्डनिंग पावर है स्टेट लॉज के अंडर ये किसकी होती है, गवर्नर की अंडर आर्टिकल 161। सो यहाँ पे हमारी जो राइट है स्टेटमेंट वो ओनली 1 है। सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये प्रेसिडेंट का पावर नहीं होता, गवर्नर का होता है स्टेट लॉज के अंडर आर्टिकल 161। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।